धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी कुछ खास खबरों की। और इन तमाम खबरों पर रोजाना तबसरा, तज़किरा, चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। शुरुआत बांग्लादेश से जुड़ी हुई खबरों के साथ करते हैं। प्रधान सलाहकार या वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस, जिनके नाम में डॉक्टर भी लिखा जाता है, उन्होंने उस जमाते इस्लामी पर लगी हुई पाबंदी को हटा दिया जिसको जो है अदालत के आदेश पर बैन किया गया था। कैसे देखते हैं इस फैसले को? ये जमात ए इस्लाम या इस्लामी जो भी है 1947 में ही या 1941 में ही बना था, जब अंग्रेज हुआ करते थे, भारत एक होता था। और इनका लक्ष्य जो भी रहा हो, यह जिसे आरएसएस ने यहाँ पे अंग्रेजों के साथ दिया, वो ये लोग भी भारत की स्वतंत्रता में कुछ खास इनका रोल नहीं रहा है, बल्कि नाक बराबर रहा है। और 1970-71 में जब स्वतंत्र बांग्लादेश के लिए लड़ाई शुरू हुआ था, तब इन लोगों ने जबरदस्त विरोध किया था और पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलके इनके जितने एक्टिविस्ट थे वहां पे काफी जबरदस्त हत्याएं, बलात्कार उस तरह किया था, जो बाद में इनके खिलाफ केस भी चला। इसमें से कई इनके बाद में जो नेता बने उनकी भी मौत सजा दी गई है। और वहां के हाई कोर्ट के आदेश पे इनकी जो चुनाव लड़ने की बात थी 2013, 2001 और उसके आसपास के जितने, तो सब बैन कर दिया गया, क्योंकि कहा गया था कि इनकी विचारधारा जो है वह बांग्लादेश के सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन से मैच नहीं खाता है। और अंततः अभी जो हंगामा हुआ था जब शेख हसीना वहां थी, तो इनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। अब ये जनाब जो आए हैं आपके प्रधान सलाहकार, मुख्य सलाहकार जो भी हैं, यह सलाहकार कहने के लिए अपने राष्ट्रपति के हैं, लेकिन राष्ट्रपति का कोई हक नहीं है। अब वही कर रहे हैं जो ये लोग, यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, अभी तो जमात भी आ गया, और बाकी जो विपक्षी चीज कर रहे हैं उसी के लाइन पर जा रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। और ये लोग आके कैसे करेंगे, किस रास्ते को जाएंगे, किस तरह लेके जाएंगे, अब इस देश को देखने की बात होगी। और जहां तक इन लोगों की बात है, अभी भी ये लोग अपने विपक्षियों को पकड़ने, धरने, मारने, जेल में डालने, उस अदालत का पूरी तरह उपयोग कर रहे हैं जो इनके पक्ष में जा चुका है, पुलिस का, प्रशासन, सबका। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि तभी तो ऐसी खबर आ रही है कि शेख हसीना के दौर में गायब हुए सैकड़ों लोगों की तलाश के लिए हाई कोर्ट के जस्टिस के नेतृत्व में 6 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। 45 दिनों के अंदर उसको अपनी रिपोर्ट देनी होगी। ये क्या माजरा है? कहते हैं कि 2009 के बाद से बहुत सारे गायब होने, करीब 500 से 600 लोग गायब हो गए, जिसमें वहां के पुलिस अधिकारियों वगैरह वगैरह का सब हाथ है। और कहते हैं कि इसीलिए 1 जनवरी 2010 से लेके 5 अगस्त 2024 तक, यानी 5 अगस्त से लेके अभी तक जो गायब हुए, मारे गए, उनकी गणना नहीं होगी। और इनमें जो चुना गया है, 2 भूतपूर्व हाई कोर्ट के जज हैं, 2 मिलिट्री ऑफिसर हैं जो इनके साथ हैं बेसिकली, एक ही मिलिट्री ऑफिसर हैं, और 2 जो हैं वह ह्यूमन राइट्स के हैं। यानी ह्यूमन राइट्स, उन्होंने हंगामा किया था, आवाज लगाई थी और 600 का आंकड़ा लाए हैं, और वही लोग होंगे कि इस पर रिपोर्ट दे। तो किस तरह का रिपोर्ट आए इसमें संदेह नहीं है। लेकिन शेख हसीना के समय में लोग मारे गए थे, लोगों को जेल में डाला गया था, विपक्षियों को खत्म करने की पूरी कोशिश की गई थी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। एक एविल को हटा के दूसरे एविल जब लाते हैं और भयावह रूप में आता है, 2014 में यूक्रेन में दिखा और भारत में भी दिखा। जी क्या हम सिर्फ इसको इसी संदर्भ में देख सकते हैं, या हम इसको इस संदर्भ में भी देख सकते हैं कि क्रांतियां तो होती हैं, लेकिन क्रांति के बाद की जो स्थिति, क्रांतिकारियों के हाथ में जो सत्ता होनी चाहिए वो ना हो के सत्ता उन्हीं के हाथों में चली जाती है जिनसे संघर्ष किया जाता है, जिनके खिलाफ क्रांति की जाती है? अब हालांकि यह क्रांति नहीं था। क्रांति मतलब मजदूर वर्ग और किसानों के हाथ में सत्ता,
नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह जितने उत्पादन के साधन है, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, माइंस, बड़े बड़े एग्रीकल्चर, वह अब इन पूंजीपतियों के हाथ में ना रह के इनके जनता के हाथ में आ जाता है और इनका बंटवारा होता है जिस भी तरीके से हो। क्रांति नहीं हुआ, लेकिन इस तरह के जो बड़े आंदोलन होते हैं, अब देखा जाए जैसे भारत में भी हुआ 2013-14 में, यूक्रेन में तो खुलेआम रूप से दिखा कि उसमें अमेरिकी हाथ थी। बाद में वहां के ओबामा ने भी कहा कि $3 ट्रिलियन ऐसे नहीं लगा है, खुलेआम उन्होंने कहा कि उसमें हमारा हाथ था। अर्जेंटीना में हुआ, वह खुलेआम नजर आ रहा है। ब्राजील में भी जो लूला राष्ट्रपति बने हैं, उनको पहले जेल में डाला गया था, उनके खिलाफ जबरदस्ती एक जज के द्वारा वो लगा के और वहां हंगामा मचा के उनके खिलाफ करके और जज के द्वारा इनको जेल भेजा गया। और जब बाद में सत्ता पलटने लगी तो जज अमेरिका भाग गया और वहां का एक बड़े कंपनी का उसको सीईओ बना दिया गया। और उसी दौरान जबकि विपक्षी 4 साल के लिए अभी लूला के आने के पहले $80 बिलियन ब्राजील से गायब हो गया और वो अमेरिका पहुंच गया। यह नजर आ रहा है। तो इसलिए यहां पे जहां तक हो रहा है, जब भी हंगामा होता है जनता ईमानदारी पूर्वक आती है। 13-14 में हमारे देश में दिखा, या 1975 में भी दिखा हमारे देश में, और किस तरह के लोग आए क्या है। लेकिन यह जो दक्षिणपंथी हैं बड़े ही शातिर, बड़े ही धूर्त होते हैं और जनता के नादानियों को, अज्ञानता को पूरी तरह अपने तरफ लेके जाते हैं। और चूंकि वामपंथी की तैयारी नहीं है, दुर्भाग्यवश या जिस कारण भी हो, इसलिए जनता उस तरफ जा नहीं पाती है। जी, ये लाइन ही सबसे महत्वपूर्ण है कि जो वामपंथी है ना, वो अपनी प्रेजेंटेशन ही नहीं कर पा रहे पब्लिक के सामने, जनता के सामने पेश, और माहौल बनता भी है तो उसे दक्षिणपंथी आके भुना लेते हैं। महिला पत्रकार की लाश मिली है बांग्लादेश में, सर क्या कहानी है? ये बड़ा दुर्भाग्य है। वो सारा करके हैं, उनका नाम है, और मरने से पहले भी इन्होंने फेसबुक पर किसी युवक को टैग किया था और लिखा था कि तुम अपने जीवन में सफल हो, मेरी शुभकामनाएं हैं, और हम दोनों ने जो प्लान किया था वो नहीं हो पाएगा। हालांकि यह भी खबर है कि अपने पति के साथ इनका संबंध ठीक नहीं था, उसे तलाक लेना चाहती थी। जो भी हुआ हो, और अंततः किसी ने देखा कि इनकी लाश पड़ी हुई है, किसी ने शायद यह भी कहा कि इस तालाब में, ढाका के किसी खास तालाब में छलांग लगा गई है। तो ये पत्रकार हैं, महिला हैं, ठीक है, लेकिन इतनी भावुक होकर लड़ाई को छोड़ के इन्होंने यदि आत्महत्या किया, या हो सकता मारा भी गया हो, जहां तक कि दूसरी तरफ से आ रही है इनके पति द्वारा, विपक्षियों के द्वारा। वैसे इनको कहा जाता है कि ये काफी सेक्युलर नेचर की थी, तो इसमें संदेह की सुई जो है और भी दूर की तरफ जाती है, और इसको राजनीतिक भुनाने की भी कोशिश की गई। शेख हसीना के जो बेटे, उन्होंने कहा कि देखिए हत्याओं का दौर अभी तक जारी है और एक और हत्या की गई है। जी, चलिए अब शुरुआत करते हैं बाकी खबरों की, और इसमें पहला जो अपडेट है वो भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़ा हुआ है। कोलकाता डॉक्टर लेडी मर्डर, रेप, हत्या मामले से जुड़ा हुआ उन्होंने बयान दिया है, जिसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी पूरी तरीके से राष्ट्रपति के खिलाफ एक तरीके से खड़ी हो गई और कह रही है कि क्या आपको सिर्फ बंगाल में ही नजर आ रहा है? जहां तक राष्ट्रपति की बात है, उन्होंने बड़े तगड़े मतलब शब्दों में कहा है। उन्होंने कहा है यहां तक कि बस अब बहुत हो गया, मैं निराश और भयभीत हूं। हालांकि वो खुद भयभीत क्यों है पता नहीं, क्योंकि ये राष्ट्रपति इनके बनने से पहले भी इस तरह की घटनाएं बहुत घटी हैं। राष्ट्रपति बनने के दौरान भी बंगाल की जो घटना घटी उसके पहले भी घटी है, और खुलेआम रूप से बलात्कारियों के पक्ष में आई है पुलिस, सरकार और सत्ता। वह दिखा हमें, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं, यूपी हो, दिल्ली हो, जम्मू कश्मीर हो, अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में हुआ या महाराष्ट्र में हुआ है, मणिपुर, उसमें जी मणिपुर में तो खैर बड़ी भयानक, वह मेरे दिमाग से निकल गया। वह तो बड़ा भयानक खुलेआम रूप से हुआ, जहां औरतों को नंगा परेड करवाया गया, दौड़ाया गया। मतलब इतना भयभीत करने वाला भारत किस युग में जी रहा है, उस पर बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। और इस पे ये इस तरह के कहती हैं, और कहती हैं कि इस तरह के बेटियों के खिलाफ इस तरह के अपराध मंजूर नहीं है। ठीक है, जो आपने कहा, लेकिन इसके साथ यह भी तो कह सकती थी कि जब से यह दौर चला है कि बेटियों के खिलाफ नहीं करना है, बहनों के खिलाफ नहीं करना है, माताओं के खिलाफ नहीं करना है। दिल्ली के जब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और दिल्ली में बहुत जबरदस्त आंदोलन चला था, बहुत भयानक चला था, और उसके बाद भी बहुत तरह के कानून आए, सब कानून की धज्जियां उड़ा दी गई, सब खत्म कर, उस पर भी तो बोल सकती थी।
तो इसलिए लगता है कि यह बोली नहीं, इनको बुलवाया गया है। चूंकि राष्ट्रपति भी बनी है तो किसके कहने पे बनी है, क्यों बनी है? अपनी औकात पर तो नहीं बनी, विपक्ष के पर नहीं बनी है। इसलिए जो बोल रही है उसका मायने बहुत खत्म हो जा रहा है। लेकिन अब ममता बनर्जी की पार्टी इनके खिलाफ जो कर रही है, वह खुद ब खुद जो एक धरातल, एक जमीन बना है जो बड़ा उपजाऊ है बलात्कारियों के लिए, वह टेररिस्ट सब के लिए, वह जहां तक हमारे देश में जो अपराध दिख रहा है, जिस तरह के ब्राइबरी और करप्शन नॉर्मल हो चुका है, इसको न्यू नॉर्मल भी कह सकते हैं। हर जगह, पुलिस के हर क्षेत्र में, जुडिशरी के हर क्षेत्र में, हर जगह प्रशासन के हर क्षेत्र में, जहां तक हमारे पॉलिटिशियन है, शायद ही कोई पॉलिटिशियन ऐसा मिले जिसको हम कह सकते हैं कि वह ईमानदार है। इस स्थिति के खिलाफ क्या वो लड़ सकती है? बिल्कुल नहीं। वह भी इसी स्थिति का, इसी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संरचना का वो हिस्सा है और उसको कहीं से घटा नहीं रही है वो। जी, मैं एक सवाल आपके सामने उठाना चाहता हूं और मुझे लगता है हमारे जो व्यूअर्स हैं या सुनने वाले जो हैं वो भी इस ओर सोच रहे होंगे। इसे हम जो ये दक्षिणपंथी या सत्ता में बैठे हैं उनकी साजिश समझें, या जो ये संवैधानिक पदों पर बैठे हुए, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनका भोलापन समझें कि उन्हें पता ही नहीं है कहाँ बोलना है। जो ये सत्ता में बैठे हैं दक्षिणपंथी, जब वो चाहते हैं तभी बोलते हैं। क्या वो अपने पदों की गरिमा भी भूल चुके हैं, या इनकी साजिश का शिकार होकर उन संवैधानिक पदों की गरिमा को ध्वस्त किया जा रहा है आम जनता की नजरों में, ताकि दिखाया जाए सब कुछ बस एक ही है और किसी की जरूरत ही नहीं है? सब कुछ मिला जुला जो कर रहे हैं। सबसे पहले इन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भोलापन, चलिए आपने बड़ा अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन भोलापन से ज्यादा यह भी है कि यह अज्ञानी भी हैं, ये लोग अंधविश्वासी भी हैं और ये लोग बड़े धूर्त भी हैं। जितनी भी इनकी जानकारी है, जो जानते हैं उससे बहुत धूर्त है। और इसलिए पूरी सत्ता के साथ मिलकर पूरा जो एक सिस्टम जो बना है, सिस्टम में जब ऊपर से कुछ, जब राजा कुछ बोलता है तो उसके नीचे आने वाले उस चीज को और कठोर बनाने की कोशिश करता है, ताकि राजा उसके कार्यक्रमों से, उसके कार्यकलापों से, उसके सिद्धांतों से और ज्यादा खुश हो और बढ़ा चढ़ा के बोलने की कोशिश करता है। भले उसमें फंस जाए तो उसको मक्खी की तरह उठा के फेंक भी दिया जाता है, जैसे दूध के कटोरे से उठा के फेंका जाता है, उस तरह से उसकी होती है। इसका मतलब यह नहीं कि राजा उससे नाराज है, इसलिए है कि राजा जो आंच आ रही है, जो जनता के रोष का अपने ऊपर नहीं लेने को तैयार है, वह उनको एक को निकाल के बाहर फेंक देता ताकि जनता खुश हो जाए। तो पूरी व्यवस्था इस तरह से सड़ांध हो चुकी है, इतना वायलेंट हो चुकी है और इस तरह खत्म हो चुकी है कि उसमें सुधार की अब कोई गुंजाइश नहीं है। यानी इस तरह से कहें कि पूरा बॉडी यदि किसी का कैंसर से हो जाता है, हर जगह फोड़े घाव निकल रहे हैं, एक फोड़ा को आप यहां पे सुधार करने की कोशिश करें, एक दवा देखिए उसकी बीमारी से जो दर्द हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करें, पेट को पचाने की कोशिश करें जो उल्टियां हो रही है, लेकिन आप उस शरीर को नहीं बचा सकते, आप इस पूंजीवाद को नहीं बचा सकते हैं। दो ही रास्ता है, या तो पूर्ण बर्बादी, नहीं तो हम उठ खड़े हुए तो समाजवाद। जी, चलिए, अगला अपडेट भी इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीबीसी ने एक रिपोर्ट छापी है और उसमें कहा है कि नरेंद्र मोदी तो दावा कर रहे थे कि बाइडेन से बांग्लादेश के मुद्दे पर भी बात हुई है, लेकिन अमेरिका तो ऐसा कुछ कह ही नहीं रहा है। अमेरिका ने ऐसे कहा, जहां तक हमारे विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता एक है, कंचन गुप्ता, उन्होंने कहा कि मूर्खों की तरह बात ना करें। यह ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं है कि हर बातों को डाला जाएगा। हमसे जो महत्वपूर्ण था हमने कहा, अमेरिका का जो समझ में अमेरिका ने कहा। हालांकि इसको मुद्दा बनाया गया है, बांग्लादेश के विपक्षियों ने बनाया कि बार बार ये जो है भारत की सरकार कोशिश कर रही उठाने की कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। यह बिल्कुल बकवास है। इसको ले आकर अमेरिका तक लेके जा रहे हैं। क्या आप स्वतंत्र नहीं, आप हमसे सीधे बात नहीं कर सकते? तो अब किसी चीज को जरूरत से ज्यादा खींचेंगे, या तो मजाक बनेगा, वो चीज ही टूट जाएगा, जो अब धीमे धीमे नजर आ रहा है। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के भी प्रधानमंत्री से बात किया, नहीं जा पाते हैं वहां पे। हो सकता है इन दोनों के साथ में जो ट्रांसलेटर है वो बात करते हैं और न्यूज हमारे पास आता है कि इन लोगों ने बातें की। ये दुनिया में होता है, केवल हमारी देश नहीं, दुनिया के अन्य देश के प्रधानों के साथ होता है। जहां प्रधान बात नहीं करता है, उनके लोग बात करते हैं। उदाहरण के लिए ट्विटर, फेसबुक वगैरह पे ये खुद थोड़ी सारा कुछ लिखते रहते हैं। अब ध्यान से दे तो एक दिन में 10-12 इधर, 10-12 उधर, कुल मिला के 40-50 है। साथ में कहने के लिए 18 घंटा काम भी करते हैं। असंभव है। जी, चलिए, अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है कनाडा से। गुरवंत सिंह पन्नू ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि उनके सहयोगी की हत्या की भारत की ओर से साजिश की जा रही है।
हाँ, इन्होंने कहा है कि कनाडा पुलिस ने अपने एक वार्निंग में इन्हें बताया है, जो निर्जन मारे गए थे उनके सहयोगी थे, निकटतम थे और किया गया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है, मुझे थोड़ा सा संदेह इसलिए हो रहा है कि अभी भारत नहीं कोशिश करेगा, पिछला जो हो चुका सो हो चुका, भी कोशिश नहीं करेगा कि दोबारा उनको सहयोगी को मारने की कोशिश करे, नहीं तो अमेरिका भड़क जाएगा। और अमेरिका ऐसे भी हमारे आसपास के पड़ोसी देशों में घुस चुका है, मतलब घुस नहीं रहा, घुस चुका है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो। भारत में तो उसकी स्थिति जहां तक कहें अंदर से बड़ी मजबूत है, इसके फौज में भी उसके समर्थक हैं, हमारे जुडिशरी में भी हैं। और एक लाइन से यह बात समझ में आता है कि हमारे बड़े फौजी ऑफिसर, बड़े बड़े जजेस, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर और जो पॉलिटिशियन हैं, उनके सारे बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान पढ़ने जाते हैं, यहां नहीं है। किस तरह का संबंध इनका है वह स्पष्ट नजर आता है। जी, आपने अच्छा जिक्र किया इंग्लैंड का। खबर आ रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान से। यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए 3 हफ्तों के दौरे पर जा रहे हैं ब्रिटेन में, लंदन में। अब नवाज शरीफ रईस इंसान है, हालांकि आपके नाम से शब्द मिलता है यह रईसी वर्ड। खैर जो भी हो, कहते हैं कि 11 सितंबर को इनकी पत्नी का बरसी है, उसके बाद जाएंगे 3 हफ्ते के लिए, अपने बेटे के यहाँ ठहरेंगे। अब बेटे के यहाँ ठहरने का मतलब संभवतः यह दिखलाने की कोशिश है कि खर्च कम होगा। और वैसे शायद इनका मेडिकल इंश्योरेंस हो ना हो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन का जहां तक मेडिकल खर्च है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा खर्चीला। 3 हफ्ते में सारा रूटीन चेकअप हो या कोई भी हो, वो आसान चीज नहीं है। और मैं तो यही प्रश्न उठाऊंगा कि पाकिस्तान की आम जनता जो अभी पूरी तरह से कष्ट में है, ना उनके पास नौकरी है, आए दिन वहां पे आतंकी हमले हो रहे हैं जिसमें दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, और उनकी यदि हेल्थ चेकअप की बात हो तो वो कहां जाएं, क्या करें? वह बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे हैं। और उन्हें सोचना चाहिए कि क्या हमें नवाज शरीफ और दूसरी तरफ इमरान खान के बीच में हिलते रहना चाहिए। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अगली खबर भी पाकिस्तान से ही है, लेकिन उस पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, ऐसे ही आपको बता देता हूं। वहां पे इंटरनेट स्लो चल रहा था, सरकार कहने लगी हमारा कोई जोर नहीं है क्योंकि लोगों ने वीपीएन ज्यादा डाउनलोड कर लिया। लेकिन अब बताया जा रहा है कि सबमरीन के अंदर जो 7 लाइनें हैं इंटरनेट की, उसमें से 2 खराब हो गई थी, एक को रिपेयर कर दिया गया, दूसरी की मरम्मत का काम जारी है। तो यहाँ पे इंटरनेट नहीं दे पा रहे हैं और दूसरे देशों में उड़ उड़ के मलाई खाने में लगे हुए हैं, यहाँ की जनता को लूट कर। अगला अपडेट जो है वो फ्रांस से आ रहा है। टेलीग्राम के जो सीईओ हैं उनको जमानत मिल गई है, लेकिन फिर भी फ्रांस नहीं छोड़ सकते वो। जमानत इस रूप में मिला है कि वो अब जेल के अंदर या पुलिस के कस्टडी में नहीं रहेंगे। दूरों को इन्होंने छोड़ा है, हालांकि फ्रांस में ही रहेंगे जैसा आपने कहा, और हर 2 हफ्ते में पुलिस के ऑफिस में जाके या उसको रिपोर्ट करेंगे कि मैं हूं वहां पे। यानी पूरी कोशिश इनके दबाव बनाए रखने की। फ्रांस सरकार के ऊपर जो दबाव पड़ा था इसलिए थोड़ा सा झुके हैं वो, और यह दबाव रूस की तरफ से नहीं, फ्रांस और बाकी देशों से पड़ा था। और इस रूप में नजर आ रहा है कि फ्रांसीसी सरकार, भले वह का राष्ट्रपति कोई भी हो, और वह जो है वही करने को तैयार है जो अमेरिका कह रहा है। और वॉल स्ट्रीट में यह भी आ गया था कि अमेरिकी डीप स्टेट ने यह एक तरह से आदेश दिया था फ्रांस को कि इनको गिरफ्तार करके जितना भी टेलीग्राम चैनल का है उसके ऊपर कंट्रोल करो, क्योंकि हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहा है, बहुत ज्यादा स्वतंत्रता मिल गया है। पूरे यूक्रेन युद्ध नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में और इजराइल के खिलाफ ये लोग जितना प्रचार कर रहे हैं उतना और कोई भी चैनल करने में असक्षम है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर एक खबर ये आए कि ब्रिटेन के नए नवेले प्रधानमंत्री जर्मनी पहुंच गए और उसी के साथ ये पता चले कि पिछले 2 महीने में 5 बार वो बात कर चुके हैं शोल्ज के साथ, तो सवाल उठते हैं, क्या गाजा को लेकर चर्चा हो रही है, क्या यूक्रेन को लेकर बात हो रही है, या ये जो टेलीग्राम के फ्रांस में पकड़े गए हैं इनको लेकर कोई नई कहानी जोड़ी जा रही है? ये सब बातें तो हुई हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा जैसा ऐसा लगता है आया है न्यूज में कि इंग्लैंड जो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल चुका है, अब उसका हिस्सा नहीं है। शुरुआती दौर में कहे तो यह भी इसके साथ था, लेकिन ब्रेग्जिट जब चुनाव हुआ इंग्लैंड में कि रखा जाए कि ना रखा जाए, तो ये लोग बाहर हो गए। और बहुत सारी वो सुविधाएं जो इनका ट्रेड का था या दूसरे तरह की चीजें थी वो खत्म हो गई यूरोपियन यूनियन के साथ। कुछ खास टर्म्स एंड कंडीशंस पे है, यानी इनके गुड्स, उनके सामान जो यदि जाते हैं, सर्विसेज जाते हैं
यूरोपियन यूनियन में, तो उस पर टैक्स अब ज्यादा लगते हैं। पहले फ्री होता था, जैसे यूरोपियन यूनियन के आपस में अंदर होता है। इसलिए जर्मनी, फ्रांस, इटली का जो मुख्य मुख्य देश है उनके पीछे लगे हुए हैं, चूंकि वह वहां के पूंजीपति वर्ग, वहां के बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये भागदौड़ मचा रहे हैं, ना कि इंग्लैंड की जनता के लिए कर रहे हैं। हालांकि यह भी एक प्रश्न पूछा गया कि पहले के दौर में जो यूथ्स या वर्कर्स जो आते जाते थे यूरोपियन यूनियन से इंग्लैंड आते थे बिना पासपोर्ट वीजा के, और वाइस वर्सा जो होता था, क्या फिर से लागू होगा? और इनके निकलने का कारण था कि यूरोपियन यूनियन से ज्यादा लोग आ जाते थे जो खासकर गरीब हैं, जर्मनी और केवल ये सब नहीं, जो दूसरे देश है, खासकर ईस्टर्न यूरोपियन यूनियन के जो छोटे छोटे देश हैं या पोलैंड वगैरह वगैरह जो है, इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने भी इनको बता दिया है, जर्मनी ने बता दिया है कि भाई जिस फ्रीडम की तुम मांग कर रहे हो अभी हम देने को नहीं तैयार है, 2025 से 28 तक जो हमारा अभी पिछला टर्म चल रहा है उसके बाद देखेंगे। तो स्टारमर पूरी तरह से युद्ध में शामिल है, जहां यूक्रेन में हो रहा है, इजराइल में जो हो रहा है उसमें भी शामिल है, उसी तरह जिस तरह से बाइडेन है, ऊपर से दिखाने के लिए भले जो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वही कर रहे हैं जो पहले ऋषि सुनाक या पहले बोरिस जॉनसन कर रहे थे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। तो जिक्र कर लेते हैं बाइडेन का, यानी कि शुरुआत कर लेते हैं अमेरिकी चुनाव से जुड़ी खबरों की। बाइडेन बाबा अपने परिवार के साथ समुद्र के किनारे बड़े ही अलौकिक मुद्रा में नजर आ रहे हैं। अलौकिक मुद्रा, जहां तक इनकी बात है, कहते हैं कि अभी 4 साल भी नहीं हुआ है, अभी तक इन्होंने करीब 230 दिन की छुट्टियां ले ली है। ट्रंप अपने काल में कहते हैं कि 128 दिन की कुल छुट्टी लेते हैं, बड़ी कम लिए थे। हमारे देश में कहें तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री कहीं भी जाए वह छुट्टी पर नहीं, वह ड्यूटी पर ही होते हैं, यानी एक भी दिन का छुट्टी नहीं लेते हैं। पहले के कुछ प्रधानमंत्री लोग कुछ छुट्टी लिया करते थे और जो सेकंड इंचार्ज होता था उसको ड्यूटी सौंप के जाते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं चाहते, विदेश जाते तब भी शायद नहीं सौंपते हैं या क्या करते नहीं करते हैं, उसका खुलासा हमारे पास नहीं है। और ये घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, जान रहे हैं कि अब इनका कोई पूछ नहीं है। अब इनके फॉरेन मिनिस्टर, इनके जो सिक्योरिटी एडवाइजर है चीन जाके, इनके डिफेंस मिनिस्टर और जो डीप स्टेट है वह काम कर रहा है। इनको बता दिया कि भाई तुम्हारा वन समय आ गया, क्यों दौड़ भाग मचा रहे हो, जाओ समुद्र किनारे फोटो खिंचाओ, मजे करो, बीवी के साथ जाओ। और जिल बाइडेन भी अब उनको लग रहा है कि कुछ करना तो है नहीं, प्रचार में भी कुछ नहीं करना है, इसलिए वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन जो इन्होंने इतनी सेवा की है अमेरिकी पूंजीवाद की, अमेरिकी साम्राज्यवाद की और अमेरिकी आर्म्ड इंडस्ट्रीज की, उसका अब मेवा ले रहे हैं। जी नहीं, मेवा लें सर, लेकिन बेसबॉल लेकर और टी शर्ट वगैरह जो है सेना की पहनकर, कैप वगैरह लगाकर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या दिखा रहे हैं कि अभी भी मैं जवान हूं? बस वही है, अभी तो मैं जवान हूं और जनता को बताना चाह रहे हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ने दिया है, गलत बात है। और क्या, और कुछ नहीं है। अंदर की जो कामनाएं होती है ना, वह कभी छुपती नहीं है, वह निकलती है कहीं ना कहीं से। जी चलिए, अगली खबर है 200 रिपब्लिकन कर्मचारियों से जुड़ी हुई, जिन्होंने ट्रंप को छोड़कर हैरिस को पसंद किया है और उनका साथ देने जा रहे हैं। ये कहते हैं कि 200 कर्मचारी का इनका एक कोई ग्रुप है, 200 से अधिक होंगे, जिसमें जॉन मैकेन थे जो अब नहीं रहे, रोबी थे, ये सब के सब उन्हीं के पार्टी के हैं। इनकी वोट दे ना दे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के भी स्टाफर से लोग आ चुके हैं पहले, और पहले भी इन्होंने जब ट्रंप दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे जिसमें हार गए, इन्होंने कहा कि नहीं, ट्रंप हमें दोबारा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये लोगों ने विरोध किया था और उस समय इन्होंने बाइडेन को सपोर्ट किया था। फिर से इस बार लोगों ने कहा है। तो मुख्य रूप से देखें तो जहां तक ट्रंप की बात है कोई खास अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन पब्लिसिटी के रूप में बहुत आ रहा है पूरे अमेरिकन चैनल में, सोशल मीडिया में। देखो भाई, ट्रंप के अब अपने जो ट्रंप के आदमी जो अपने थे वो छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि ट्रंप जैसे इंसान को वोट देना अमेरिकी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। जी ट्रंप अपने ऊपर 6 जनवरी का एक और मुकदमा दर्ज होने की टेंशन में जी रहे हैं, तो कमला हैरिस बड़ी खुश हैं क्योंकि CNN पे उनका पहला इंटरव्यू होने जा रहा है और वो अपने उपराष्ट्रपति प्रत्याशी के साथ बस के सफर पे भी निकल पड़ी हैं। जी हाँ, उनका ये इंटरव्यू आएगा। कहते हैं कि कमला हैरिस जब उपराष्ट्रपति थी, हैं तो अभी भी, लेकिन अब चुनाव के मूड में है, तो बाय लाज ये मीडिया को ज्यादा एंटरटेन नहीं करती थी, इंटरव्यू वगैरह नहीं देती थी। इसलिए नहीं कि डरती थी, या हो सकता है डरती भी हो, इसलिए कि मुख्य काम जो था वो राष्ट्रपति का था और इन्हें जाके जहां था हंसना था, मुस्कुराना था, फोटो खिंचवाना था वगैरह। लेकिन अब इनको नजर आ रहा है कि राष्ट्रपति बन सकती है और बस से जहां घूम रही हैं
इस जगह में कहते हैं कि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है, यानी एक वोट के रूप में यहाँ पे दिया जाएगा। और ये जो है यहाँ पे 46% अभी इनका एक ऑनलाइन सर्वे हुआ था और ट्रंप को केवल 46.6% है। यानी जॉर्जिया में जहां ये बस अभी घूमने जा रही है, वहां यदि अभी भी ये थोड़ा सा और पलट दे, पिछली बार डेमोक्रेट जीते थे केवल 2000 वोट से, यानी 0.5% के परिवर्तन से इधर से उधर हो सकता है। ट्रंप जीत सकते हैं या हार भी सकते हैं। वही हालत कमला हैरिस की है। और वे वैसे जगहों में, ऐसे 7-8 वहां के स्टेट हैं जो कुछ परसेंट से मायने रखते हैं और उनके टिल्ट होने का, बदलने की काफी संभावना है और वहां पे जीत जाती हैं तो कम वोट पाने के बावजूद भी। वैसे बता दें कि ट्रंप भी कम वोट होने के बावजूद भी पिछली बार में टोटल परसेंटेज लिया जाए तो इन्हें कम परसेंटेज वोट मिले थे, 50, मतलब अपने विरोधी की तुलना में, फिर भी राष्ट्रपति बने थे क्योंकि नंबर जो स्टेट जीते थे वह ज्यादा हो गया था। जी, तो रॉबर्ट एफ कैनेडी कुछ काम नहीं आएंगे क्या ट्रंप के? काम तो आ रहे हैं उनके पास। जो 2-3% बचा था, शुरू में था तो 10% था, जब कमला हैरिस आई तो घट के 5% हो गया, हाल फिलहाल में 2-3% है। हाँ, इन छोटे जगहों में कहीं कहीं अभी भी 3-4% है। यदि साथ साथ घूमे आए जाए, जोड़ लगाए तो हो सकता है। वैसे उनका पीछे का जो जानवरों की कहानी हमने सुना, डेड जानवर के साथ लेके फोटो खिंचवा रहे हैं, उनका मुंडी लेके भाग रहे हैं, वगैरह वगैरह कर रहे हैं, उनकी भी हरकतें कुछ ऐसी हैं कि बहुत ज्यादा फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। जी, चलिए अब शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी हुई खबरों की। और इसमें जो पहला अपडेट है वो है वेस्ट बैंक से जुड़ा हुआ, क्योंकि 20 साल में बताया जा रहा है पहली बार आईडीएफ ने वहां पर बहुत जोरदार हमले शुरू किए। तो अभी तक गाजा को तबाह कर रहे थे, अब वेस्ट बैंक को भी नहीं छोड़ेंगे। वेस्ट बैंक में लगातार इनके रेड्स होते रहे, जहां भी इनको उम्मीद था कि हमास के समर्थक हैं या पैलेस्टीनियन रेसिस्टेंस फोर्सेस हैं, और इन्होंने अभी तक 10,000 को पकड़ के जेल में बंद किया हुआ है, जो बड़े बुरे हालत में है वहां पे। और अभी इन्होंने जो कल किया वह केवल सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं बल्कि आईडीएफ के प्रॉपर इन्होंने अटैक किया है, एयर स्ट्राइक किया है और 10 फिलिस्तीनियों को मार दिया और कहते हैं कि हमास के लड़ाके थे। अब झूठ है सच है बात अलग है। और वेस्ट बैंक के लैंड को हड़पने की पूरी कोशिश हो रही है। गाजा में जो हो रहा है सो हो ही रहा है। इनको लग रहा है कि हमास से फ्री नहीं कर पाएंगे, पूरे गाजा को नहीं ले पाएंगे, इसलिए वेस्ट बैंक में जितना एरिया बचता है, जिनको ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सेटलर्स को ला के इनके ऊपर कब्जा कर लें और कानूनन बना के उनको कर रहे हैं, उनको भगा रहे हैं वहां के जो ओरिजिनल लोग हैं, यह उसी का एक हिस्सा नजर आ रहा है। जी, गाजा के नाम पर वेस्ट बैंक को तबाह किया जा रहा है, या ये कह सकते हैं कि पहले गाजा को तबाह किया और वेस्ट बैंक वाले बैठे हुए देखते रहे और अब उनकी भी बारी आ गई। आने वाले वक्त में स्थितियां और साफ होंगी। लेकिन नामीबिया से एक बड़ी खबर है, जहां पर इजराइल के एक बारूद से लदे हुए जहाज को रोक लिया गया है। नामीबिया अच्छा किया। वैसे नामीबिया शुरू से ही पैलेस्टीन के समर्थन में रहा है। साउथ अफ्रीका जब गया आईसीजे में तो वहां भी साथ रहा है। जर्मनी ने जब इजराइल का पक्ष लेने के लिए अपनी दावा रखा आईसीजे में तो जर्मनी के खिलाफ इन्होंने काफी कुछ बोला, राजनयिक संबंध भी तोड़ने की बात की। पता नहीं अभी कैसा है। इसलिए नामीबिया छोटा देश होने के बावजूद भी एक अच्छा काम कर रहा है और पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट को यह बता रहा है कि जिस तरह से बाकी कुछ छोटे छोटे देश लड़ रहे हैं अमेरिका फ्रांस के प्रभुत्व के खिलाफ, उसके इंपेरियलिस्ट ट्रेंड के खिलाफ, और वैसे ही हमें साथ देना चाहिए पूरी तरह से इजराइल के अगेंस्ट में, पैलेस्टीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में जो भी हमारी हैसियत होती है हमें उसका यूज इस्तेमाल करना चाहिए। और इसको रोका गया जहाज को तो अच्छा काम किया गया। जी, इटली का विदेश मंत्री कितना ताकतवर होगा जिससे अमेरिका का विदेश मंत्री लाल सागर में शांति स्थापित करने के लिए बात कर रहा है? इटली कुछ न कुछ, कहें पूरी तरह से नहीं, कुछ न कुछ न्यूट्रल या न्यूट्रलिटी दिखाने की कोशिश करता है, खासकर फ्रांस और जर्मनी की तुलना में। हालांकि इटली बहुत ही छोटा कमजोर देश हो ऐसा नहीं है। इटली की मिलिट्री भले ही उतनी ताकतवर ना हो जैसे फ्रांस या जर्मनी की है, लेकिन है क्योंकि वह भी G7 में आता है, वह भी यूरोपियन यूनियन के ध्रुव में, सेंटर में आता है, मतलब उसका ओरिजिनल मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है जैसे बाकी सब है। और इसलिए इटली के पास यदि ब्लिंकन जाते हैं, बात करते हैं, इसका मतलब है कि केवल मिलिट्री नहीं बल्कि उससे इकोनॉमिक असिस्टेंस की बात कर रहे हैं,
ताकि वह इजराइल को और अधिक पैसे दे या यूक्रेन में दे, और ये जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा बने। इसमें उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से वो स्वतंत्र रूप से सर उठाकर ना खड़ा हो जाए, इसकी तैयारी पहले ही से अमेरिका कर रहा है। जी, हमाम में किसी को भी नंगा नहीं छोड़ा जाएगा। जब हमारे बदन पर कोई कपड़ा नहीं बचा है तो तुम कैसे लिबास पहनकर खड़े हो सकते हो? यही शायद करने का परपंच रचा जा रहा है अमेरिका के जरिए। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।